बाद पूरे सॉल्यूशन का आधा घंटा हम लोग एडर्शन रीजन के क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी भी बहुत मजबूत करनी है, ये नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनाना है, थ्योरी कमजोर हो जाए। हर चीज पर इक्वल ध्यान देना है आपको। कंपटीशन की तैयारी, अब कंपटीशन की तैयारी से फायदा ये है कि आपका बोर्ड लेवल भी बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में भी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए अभी से मेहनत कीजिए। पहला काम आप लोग से गुजारिश है, सॉल्यूशन चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का कर डालिए। जो ना बने आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप पहला एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक एक कर डालिए। हो सकता है बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन, भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाए और आपसे ना बने, तो फिर आपको बहुत ही अफसोस होगा। इसलिए सॉल्व हो अनसॉल्व हो, सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है। आप एक एक की प्रैक्टिस रफ पेपर पर कीजिए, जो ना बने उसको व्हाट्सएप कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वरना बाद में अफसोस होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो फिर आपको अफसोस होगा। इसलिए टीचर की बात मानिए, टीचर जैसे कहे उस तरह तैयारी कीजिए कम से कम। आपको आइसोटोनिक की कंडीशन मैंने बताई थी। आइसोटोनिक किसको कहते हैं? जिसका दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। तो देखिए ये रिवीजन ही और आइसोटोनिक का क्या कंडीशन है पहले लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए। पहले आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, पहले आप ट्राई कीजिए 60 सेकंड। घर पर पूरा सेल्फ स्टडी कीजिए। जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है और जो चल रहा है दोनों पर ध्यान दीजिए। कम से कम पर डे 1.5 घंटा वक्त केमिस्ट्री को दीजिए, फिर आप जितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहें पढ़ें। कोचिंग के अलावा कोचिंग सेल्फ स्टडी पे 1.5 घंटा आप दीजिए केमिस्ट्री पर। जो चल रहा है उसको भी पढ़िए, जो हो चुका है उसको भी देखिए। चलिए अलग पेज सारे लोग बना लें, नोट्स अच्छे से बनाइए, और ये सब जो प्रैक्टिस हो रही है उसको अलग पेज में लिखिए। फिर बाद में जब पूरा हो जाएगा, जब मैं कह दूंगा कि हाँ हो गई प्रैक्टिस, तो आप सब जो नोट्स बनाए हुए हैं उस पर आप चिपका लीजिएगा अच्छे से, कि आपको काम देगा। चलिए आंसर बताइए। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए प्लीज। पहली बात आइसोटोनिक है, याद है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 था, ये कंडीशन तभी होगा। हाँ वेरी गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए सारे लोग, कि जब दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब डायरेक्ट कहिए पाई ग्लूकोज इज इक्वल टू आई इंटू पाई NO2SO4। इस मेथड से पहले आप आई निकाल लीजिए। तो पाई 1 क्या था? N1V1 I N2 V2। तो कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया हुआ N1V1 क्या कंसंट्रेशन ही है, तो ये पूरा दिया हुआ 0.01 I इंटू 0.04। तो यहां से आपका I आ गया 0.01 बाय 0.04, 1 इंटू 1000 बाय 4 इंटू 100, 0 से कैंसिल। तो आपका I आ गया 2.5।
आई को क्या लिखते हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 बाई 2.5। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप शॉर्टकट ही करेंगे, क्योंकि लॉन्ग कट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1 प्लस अल्फा n की वैल्यू 2 और 1 3, तो आपके पास हो जाएगा 2 अल्फा 2.5। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, तो अल्फा इज इक्वल टू 15/20। परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 15/20 इंटू 100, तो आपको आ जाएगा 75%। तो देखिए आपको जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, तीन आइसोटोनिक की तीन कंडीशन लिखवाई थी। जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट होता तो दोनों में I1 पाई1 I2 पाई2। बोलिए बोलिए, आया सबको समझ में? जो लेट से आए हैं उनको छोड़कर बोलिए बोलिए, आया समझ में? याद रखिए आइसोटोनिक, हाँ आइसोटोनिक की कंडीशन पाई1 इज इक्वल टू पाई2 भी है, वो तभी है जब दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ डेल्टा टीबी बाई केबी फॉर 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम of AB2 and 14 gram of A2B in 100 gram of solvent, in 100 gram of solvent, या पर लिख लीजिएगा, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट in their respective solution is 1 mole per kg। ठीक है, 1 मोल पर केजी दिया हुआ है। Calculate the atomic mass of A and B। A option 60 into 40, B option 60 and 20, 140, C 60 and 20, D है 20 and 60। और याद रखिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, A2B and AB2 आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसलिए क्वांटम फैक्टर की जरूरत नहीं होगी। चलिए आपको 60 सेकंड टाइम है, देखिए।
एकदम बेसिक कंसेप्ट पर है, बनाइएगा आपको बन जाएगा। देखिए जिसका अभी भी सॉल्यूशन चैप्टर छुटा हुआ है, थर्सडे 7:30 बजे शाम में, सॉरी 7 बजे 7 PM 2 क्लास लगी है। यही छुट्टी में पूरा बैकअप वगैरह लेने के बाद में बहाना नहीं कि हमारा छुटा हुआ है। ट्यूसडे थर्सडे 7 PM। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान है। देखिए आपको बस ध्यान ये देना है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का कराया गया था। हाँ वहाँ स्टेटमेंट अलग था लेकिन एटॉमिक मास निकालना था। अब मान लीजिए कि लेट एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल इज स्मॉल ए, एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखिए आप डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इनटू एम। डेल्टा टीबी बाई केबी का रेशियो एम के बराबर है। अब आप दो पार्ट में बांट लीजिए। क्या है, फॉर AB2, फॉर AB2 के लिए तो डेल्टा ई का रेशियो कितना दिया हुआ 1। मोलारिटी का लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी। तो कितना दिया हुआ है 10। मोलर मास मालूम नहीं, 100 ग्राम 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर, तो MAB2 है। यहाँ 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। MAB2 इज इक्वल टू हो गया 100, मतलब A प्लस 2B हो गया 100 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर वही है फॉर A2B के लिए, अगेन डेल्टा TB बाई KB इज इक्वल टू स्मॉल m। तो इसका रेशियो 1 है, मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, MA2B into 100, 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल, MA2B इज इक्वल टू आपके पास आ गया 140, 2A प्लस B इज इक्वल टू 140, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब एकदम सिंपल हिसाब है, कोई नई चीज नहीं है, बस ये सब देकर स्टूडेंट को ये करता है ये क्या दिया हुआ है, घट से याद होना चाहिए, मोलारिटी के बराबर है, कोई नई चीज नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना प्रॉब्लम कीजिएगा उतना आपका रिवीजन होगा। तो आप क्या कीजिए, 1 into 2 minus 2 कर दीजिए इक्वेशन, 2A प्लस 4B माइनस 2A माइनस B इज इक्वल टू 200 माइनस 140। फर्स्ट को दो से ये देख लीजिएगा, तो 2A कैंसिल, और यहाँ आपके पास 3B 60, तो B इज इक्वल टू 2। B की वैल्यू को यहाँ रखिए, A प्लस 40 इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 60। तो आपको 60 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, पहले A आता है तो 60। बोलिए, किसी को डाउट है इसमें, जल्दी बोलिए।
बोलिए बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? रिवीजन हो रहा है सबको? बोलिए बोलिए बोलिए, सबको आ रहा है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? हाँ, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, बस आप मेरा साथ दीजिए। आप भी, आपकी भलाई है, टीचर का साथ दीजिए, खूब पढ़िए। टीचर जैसे कहे उसी तरह अमलना सदकना मानिए। यही डाउट है, यही प्रैक्टिस है। एक दफा एक तो मैं खुद क्लास के अंदर करा देता हूँ बहुत ज्यादा, फिर भी कि बच्चों को प्रीवियस ईयर सब कुछ इतनी प्रैक्टिस करा दो कि बच्चे को एकदम दिमाग में बेसिक चीजें तो याद हो जाएं, कि कोई भी सॉल्यूशन से कहीं से पूछे तो उसको लगे हाँ भाई हमने पढ़ा है। बताइए बिटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने? इसलिए अभी भी सॉल्यूशन चैप्टर छुटा हुआ हो, ट्यूसडे सैटरडे और ट्यूसडे थर्सडे में 7 PM, ट्यूसडे थर्सडे में 7 PM आके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्रेशन इन freezing point of 0.01 molar aqueous solution of methanoic acid is 0.02406 degree Celsius. One molar aqueous solution of urea freezes at -1.86 degree Celsius. Calculate the pH of, देखिए यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम आपको ऐसे भी बताया था आपको सॉल्यूशन। Assuming molarity is equal to मोलारिटी, जो मोलारिटी की वैल्यू आएगी वही मोलारिटी की होगी। समझा? पहले आप E ऑप्शन 2, B ऑप्शन 1, C ऑप्शन 4, D ऑप्शन 3। इस न्यूमेरिकल में KF दिया हुआ नहीं है, ये मत कहिएगा कि KF मिसिंग डाटा है।
जी बताइए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। किसी का आंसर ये आया, बताइए आप लोग। कुछ नहीं करना। देखिए पीएच के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। चलिए टाइम इज आउट, टाइम आउट हो गया। आप सारे लोग सुनिए कैसे बनाएंगे, प्लीज देखिए। आंसर इज डी। अब देखिए सारे लोग, प्लीज सारे लोग ध्यान दें। देखिए मैंने आपको बारहा कहा पीएच निकालना है तो H प्लस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका पहला काम आई निकालना, आई की मदद से अल्फा निकालना। मिथेनोइक एसिड क्या है? वीक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक एसिड होता है। तो पहला काम कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M फॉर यूरिया। यूरिया के लिए देखिए, यूरिया के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है? G0 माइनस T। KF मालूम नहीं, मोलैरिटी आपके पास है 1। 0 माइनस माइनस 1.86। यहाँ से KF निकाल लीजिए। पहली बात तो ये, चूंकि देखिए एक्वस है तो सॉल्वेंट, दोनों में सॉल्वेंट सेम है। जो केफ इस यूरिया सॉल्यूशन का होगा वही आपको मिथेनोइक एसिड का होगा। अब देखिए डेल्टा केफ इज इक्वल टू आई इनटू केफ इनटू एम। 0.02046 कोई केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई मालूम नहीं, 1.86, 0.01 यहाँ से आई निकालिए। आई की मदद से अल्फा आएगा, देन कंसंट्रेशन। क्यों? जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन है वो इसके आयंस की नहीं हो सकती। जबकि कहा है ना मोलल को मोलारिटी लीजिए, तो H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं होगी। याद रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक एसिड होता है, इसलिए हमें H प्लस की कंसंट्रेशन आनी चाहिए। और वीक एसिड में H प्लस क्या होता है? C अल्फा। अल्फा मालूम नहीं है तो हम आई की मदद से अल्फा निकालेंगे। इसलिए याद रखिए वीक एसिड में H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंपाउंड के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होती। आई 1.1 आया। सच सच बताइए, यहाँ तक क्लियर तो हो ही रहा होगा। अब I इज इक्वल टू 1.1 है। 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 1.1 अल्फा 2 माइनस 1। मिथेनोइक एसिड में दो पार्टिकल होगा, H3O माइनस और H प्लस। 1.1 तो अल्फा इज इक्वल टू 0.1। यहाँ देखिए H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा 0.01 0.1 माइनस 3। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। इसलिए कहा जाता है कि 10th-11th में अच्छे से पढ़ने के लिए pH इज इक्वल टू 3। बोलो बोलो आया कि नहीं? याद रखो वीक एसिड में H प्लस की कंसंट्रेशन उसके कंपाउंड के बराबर नहीं होता। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए बोलिए, लिख लिया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आप लोग, तो मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन दे दिया, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दे दिया, एक ऑस्मोटिक प्रेशर का दे दिया। तीनों आपका रिवाइज हो गया। कल भी यही टॉपिक पूरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख कर आएंगे। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारे लोग निकालिए।
सारे लोग ध्यान दीजिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, याद है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रिडिक्टिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। बाकी सब तो आसान है, प्रिडिक्टिंग द सेल ईएमएफ, प्रिडिक्टिंग द whether a metal displace another metal from its salt solution। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वही दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तीसरा था प्रिडिक्टिंग द मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसआरपी होगा। बोलिए आया कि नहीं? यहीं तक पढ़ा था। उसी में नीचे फिफ्थ एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत सारे लोग रट लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। और से सुनिए अच्छे से, कहा गया द मेटल विथ, और से सुनिए, हायर एसआरपी। तो हायर एसआरपी होता है खासकर पॉजिटिव में। और मैं लिख देता हूं बिलो द कॉपर, याद रखिए बिलो द कॉपर, द मेटल विथ हायर एसआरपी पॉजिटिव बिलो द कॉपर। और याद है H प्लस के नीचे क्या था? छापा। बिलो द कॉपर कौन कौन हुआ? Hg, Ag, Pg, Au। Their oxide is highly unstable and decomposed to प्योर मेटल। कैसे? सुनिए अच्छे से, इधर सुनिए प्लीज। केमिस्ट्री का रूल है, ध्यान दीजिए अच्छे से। कोई भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, आपने पढ़ा इस ब्लॉक में, तो MO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्वेश्चन, Ag2CO3 का जब हीट होगा तो Ag बनेगा, हाफ O2 बनेगा और CO2। क्यों? पहले क्या बना होगा? मान लो पहले Ag2O बना होगा, लेकिन अभी क्या कहा गया? देखो अनस्टेबल, ये फर्दर 2Ag और हाफ O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। इस आपको कहेगा which carbonate of the metal gives pure metal upon heating। तो कॉपर के नीचे वाला Ag, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हम लोग इनऑर्गेनिक में रट के पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक सब में लॉजिक पढ़ना है, 12th में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल तो है ही है, इस चैप्टर का पार्ट है तो पढ़ ही रहे हैं। मेन इनऑर्गेनिक आपको यही पूछ देगा कौन सा, और ग्रुप 16 बी ब्लॉक भी पढ़िएगा। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन भी है। कोई भी पूछे देखिए, आपको कहेगा Ag2O अपॉन हीटिंग क्या बनेगा? 2Ag प्लस हाफ। HgO क्या बनेगा? हीटिंग Hg प्लस हाफ। लेकिन क्या Li2O हीट करके बनाएगा? कुछ नहीं। क्या CaO हीट करके कुछ बनाएगा? नहीं। ये मेल्ट कर जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेटल नहीं देगा। ये हीट करने पर मेटल देगा। एनसीईआरटी में ग्रुप 16 में भी है। तो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि भाई कौन ऐसा ऑक्साइड है जो थर्मली अनस्टेबल है? वो है कॉपर के नीचे वाला ऑक्साइड, थर्मली अनस्टेबल।
उसके अलावा तमाम ऑक्साइड स्टेबल होता है, वो मेटल में ब्रेक नहीं होता, भले हीट करने पर वो मेल्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो टूटेगा नहीं। बोलिए, सबको समझ में आया ये एप्लीकेशन? अरे बोलो यार, सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, माशाल्लाह। इनऑर्गेनिक के लिए इसलिए इस पर अभी लगातार 5-6 क्वेश्चन होगा, 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एकदम एक तो याद कर लो, और इसी के बाद हम लोग एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे क्वेश्चन करने के बाद। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, अब हम एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए, तमाम एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तमाम। शाहिद गुंडा, आज से रेगुलर रहो, अभी 15-20 मिनट के बाद नया टॉपिक शुरू होगा। तुम याया खाली करते रहते हो, समझ में आता नहीं याया याया। अब बाबा, कल तुम वादा किया था कि कल हम आएंगे, आए नहीं। अरे यार, रेगुलर रहोगे तब ना मजा है। अरे रिकॉर्डिंग से क्या होता है गुंडा, मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहा हूँ, जानते हो? अब 1-2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग डाला नहीं जाएगा चैनल पर, ये सुन लो। मैंने कह दिया है निष्कर्ष को कि कुछ लोगों की बुरी आदत हो गई है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, बिहारी कहीं का रिकॉर्डिंग देख रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझाते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ Cu प्लस 2 Cu, इसका E नॉट है 0.34 वोल्ट। आपको दिया हुआ है 2H प्लस 2E, लिखना शुरू कीजिए, H2 है, E नॉट 0.0 वोल्ट। आपको दिया हुआ है Na प्लस 2E निकल, E नॉट माइनस 0.25 वोल्ट। E दिया हुआ है Zn प्लस 2E Zn, E नॉट माइनस 0.76 वोल्ट। देखो, अपने आप में एक क्वेश्चन को समझो, ये सब्जेक्टिव मैं करा रहा हूं। अब देखो इधर, पहले लिख लिए कि नहीं लिखे, जल्दी बोलो। और कोई, खासकर जुनैद चौधरी से गुजारिश है, एकदम पहले लिखे कि नहीं सारे लोग? लिखो पहले, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, और लिखो जल्दी सारे लोग। चलिए यहाँ देखिए, कि आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखा, पहले मैं एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में समझाता हूं, ध्यान दीजिए। Cu प्लस, कोई आंसर नहीं देगा, अगर कोई बोला है तो जान लो रिमूव कर दूंगा मैं। कैन ऑक्सीडाइज H प्लस, कैन ऑक्सीडाइज Na प्लस 2, कैन ऑक्सीडाइज। बहुत से सुनो अच्छे से। देखो, तुमको मालूम है कल मैंने पढ़ाया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये 4 डाटा दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडाइज्ड बाय Cu प्लस 2, तो तुम रफ में
ऑक्सीडाइज का वर्ड है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का पहले ऑर्डर लिख लेना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो और से सुनो, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब गेन करना, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी। बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? Cu+2। उसके बाद H+, उसके बाद Na+2, उसके बाद Zn+2। तो जो जितना पावरफुल होगा, तो देखो Cu+2 H को, निकिल को, Zn तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। पहले ऑर्डर लिख लेना है। तो Cu+2 कैन ऑक्सीडाइज H2, H+ नहीं, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये गेन करेगा। हाँ, H+ नहीं लिखना है, H2, निकल एंड Zn। बोलो बोलो आया? तभी तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये खुद से क्या होगा? रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बोलो बोलो बोलो। तो कभी डाउट नहीं रहेगा। जब ऑक्सीडाइज बोले तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिख लो। आया आया अच्छे से? अब तुम लोग बताओ H+ किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अब बताओ H+ किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अब बताओ। हाँ, निकिल एंड Zn। और देखो, जानते हो ये तो मैं सब्जेक्टिव दे रहा हूं, वो जान पूछ के Na भी लिखेगा और Na+2 भी लिखेगा। आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना, निकिल और Zn। Na+2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? बोलो। हाँ, सिर्फ जिंक को करेगा, और जिंक किसी को नहीं कर पाएगा। ओके, बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में? और इसको घर पर पढ़ना है अच्छे से, सेल्फ स्टडी करना, वरना ऑक्सीडाइज रिड्यूस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब टीचर समझाता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूं। और एक दफा इसको पढ़ना, हल्के में नहीं लेना। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक और मैं समझाता हूं, सारे लोग ध्यान दें। H2 कैन रिड्यूस, लिखना नहीं, निकल कैन, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, उससे बच्चे सही से समझ नहीं पाते। जब पूछा जाए तब बताओ, प्लीज रुकना भी। कैन रिड्यूस, जब रिड्यूस का वर्ड आए तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लिखो। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। तो जिसका एसआरपी कम, किसका एसआरपी कम है? डी वाले का। अरे बोलो बोलो। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक। जिंक लिखेंगे, नॉट Zn+2। हाँ, जिंक रिड्यूसिंग पावर का मतलब लॉस करना, तो लॉस कौन करेगा? Zn+2 नहीं करेगा, ये गरीब है, ये उल्टा लिखना है। जिंक, निकल, H2 एंड Cu। अब बताओ, जिंक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबको रिड्यूस करेगा कि नहीं? तो बताओ, जिंक किसको किसको रिड्यूस करेगा? बोलो, क्या लिखें? जिंक किसको किसको रिड्यूस करेगा? बोलो। ऑल। ऑल का मतलब क्या लिखोगे? हाँ, निकिल नहीं, Na+2। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये गेन करेगा। हाँ, Cu+2, H+। लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज। H2 can reduce only Cu+2, निकिल can reduce H+ and Cu+2। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया?
अरे नागमा, सबको समझ में आया? चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करो। ये मैंने एक सब्जेक्टिव समझाया है। पहले चेक कर लो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, एसआरपी है या एसओपी है, अच्छे से देखना, वरना बिहारी लोग हो तुम लोग। पहले जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो पहले देख लो क्या दिया हुआ है। चलो चलो आराम से देखो कैसे करोगे। पहले देखो जिसका ऑर्डर का है उसको रफ में लिखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर किस पर डिपेंड करता है, उसके बाद बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सारे लोग सुनिए अच्छे से। पहले बताइए ये क्या है, एसआरपी है, ये भी क्या है, +7 से +2 एसआरपी है, सब एसआरपी है। पहले इस तरह देख लेना, अंधाधुन नहीं करना है। पहले एसआरपी है, सब लोग स्टैंडर्ड है, समझा? किसी का बी आया था गलत है, सी इज द आंसर। तो जानबूझ के देगा MnO4 माइनस, चेंज हो रहा है Mn+2 में, और 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर, इसलिए कंफ्यूज करेगा। हाँ इसकी इसकी वैल्यू देखिए ज्यादा भी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। कुछ लोग Mn+2 लिख दिए होंगे, इसलिए पहले चेक कर लो Cr+3 से Cr। तो रिड्यूसिंग पावर कौन हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन होगा, तो ये होगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बी लिखे थे किसी लोगों ने, बी। अल्लाह
क्लियर है सबको? सैयद तौहीद नबी पूछ रहे हैं कि सीएल वाला क्या है? अरे कुंडा 0 से -1 घट रहा है, एसआरपी है ये। तुमको अब तक तौहीद नबी ने यार 0 से -1 सब एसआरपी है। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ रही होती। काला या लैता कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। 0 से -1 चार्ज घट रहा है, रिडक्शन एसआरपी +6 सब में चार्ज घट रहा है। अरे आया कि नहीं आया? ओ माय गॉड, मैंने इसलिए कहा था ना, पहले चेक कर ले भाई। आया 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 बिहारी है भाई, नशे में रहता है सुबह सुबह। ओ माय गॉड, और अफसोसनाक बात है भाई। द एसआरपी ऑफ NO3- इन एक्वस सॉल्यूशन। इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। पढ़ लो अच्छे से, वरना ओम नमः शिवाय। पहले वाले में माइनस लिख लो, पहले सारे लोग माइनस। 2 में हाँ, पहला और तीसरा में माइनस है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा जा रहा है, गौर से सुनो। पेयर, पेयर माने 2। NO3 किसको किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? ई ऑप्शन में which answer is correct? ऑक्सीडाइजिंग है तो पहले ऑक्सीडाइजिंग का पावर ऑर्डर लिख लो भाई। ये 4 सब
या तुम जैसे करना चाहते हो करो, उसके बाद बताओ सारे लोग। आंसर दो, आंसर। क्या हेलो हेलो लिख रहा है गुंडा कहीं का। हाँ, तू पानी मत पिए, नाश्ता नहीं किया अभी तक, मैगी बना लो मैगी। ब्रेकफास्ट नहीं किया सर, आया नींद में दिमाग नहीं चलता। बाप रे बाप, नींद में हम भी बहुत कम सोते हैं अभी भी। मैं भी बहुत कम सोता हूँ मैं, बहुत कम। अरे आंसर दें भाई, आंसर। अच्छा चलिए, सबसे पहली बात, हम ऑक्सीडाइजेस पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। तो सारे लोग बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है। अरे चुप क्यों है। हाँ, जो एयू लिखा है वो गलत, एयू प्लस। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब गेन करना, तो गेन कर कौन करेगा, प्लस। उसके बाद बताओ, उसके बाद हाँ, तो यही गलत है। एक मिनट सुन रे गुंडा, NO3 ना होगा, NO3 की वैल्यू नहीं लिखी गई है भाई। NO3 का भी तो कंपेयर करोगे, मुझे लग रहा था यही गलती करोगे, NO3 माइनस। अरे ये चार के, इस चारों का किसके साथ ऑक्सीडाइजिंग लिखना है, NO3, तो NO3 की वैल्यू को भी कंपेयर करोगे ना। इसलिए क्वेश्चन बनाने से यही कंसेप्ट सब क्लियर होता है। एक थ्योरी पढ़ लेना और क्वेश्चन करना फर्क है, इसलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है कि डाउट ना रहे। NO3 पे -1 है भाई, उसके बाद होगा Hg+2, उसके बाद होगा Fe+3, उसके बाद होगा B+2। तो गौर से सुनो, पेयर ऑफ एलिमेंट, तो NO3 Hg Fe सबको करेगा, तो ए भी आंसर सही, बी भी सही, और सी गलत है। क्यों, पेयर दोनों होना चाहिए, ए यू नहीं हो पाएगा। डी भी आंसर सही है, ए बी डी, पेयर का मतलब दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए। ये भी दोनों हो गया, ये भी दोनों हो गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव इसी तरह की लैंग्वेज से कंफ्यूजन लाता है। सी नहीं हो पाएगा, सी में एफ तो होगा, ए यू नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखा पेयर ऑफ एलिमेंट, कि दोनों ऑक्सीडाइज हो। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। ए अल्लाह कुछ तो बोलो। ओ माय गॉड, ये हुई बात। ऐसे करते हैं शाहिद, तू वाह कर। मोहम्मद शाहिद को आ गया, बहुत अच्छा लड़का है। मोहम्मद शाहिद कुछ पूछो प्लीज, शाहिद भाई कुछ पूछिए। अच्छा सुनो अच्छे से, यहाँ देखें, यहाँ देखें।
अब देखो इधर सुनो, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो जो बोर्ड में आता है, उसके बाद फिर इस पर ऑब्जेक्टिव करेंगे। और से सुनो अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक को अच्छे से समझ लो। कैन बी स्टोर AgNO3 सॉल्यूशन इन कॉपर बेस, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपस में बात नहीं करो, इधर देखो तौहीद नबी, यहाँ SRP SOP में तुम्हें कंफ्यूजन है, लॉकडाउन कर रहा है। इधर देख, कैन भी देखें सारे लोग, मानिए कॉपर का बर्तन है, ये कॉपर वेसल है, AgNO3 को रख सकते हैं कि नहीं? देखो और से सुनो अच्छे से, किसी भी सॉल्यूशन को, प्लीज सुनो, किसी भी वेसल में स्टोर होने के लिए कंडीशन है कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो जाएगा तो फिर स्टोर नहीं हो पाएगा। और से सुनो, पहले लॉजिक फिर डायरेक्ट आंसर देना सीखोगे। एनी सॉल्यूशन कैन बी स्टोर्ड in particular vessel when no reaction will takes place between them। तो सर कैसे पता चलेगा? और से सुनो अच्छे से, AgNO3 को कॉपर में रख रहे हो तो देखो छापा, कॉपर के बाद Ag आता है। अब देखो कॉपर, तुम लोग बताओ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि Ag ज्यादा रिएक्टिव है? बोलो 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 बोलो। हाँ, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि Ag का SRP ज्यादा है। एक मिनट सारे लोग सुनो, रिएक्टिविटी कहीं पर लिख लेना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको लिखाया था कि SRP ज्यादा, मेटल इज लेस रिएक्टिव। जितना SRP ज्यादा होगा मेटल लेस रिएक्टिव होगा। तो देखो कॉपर और Ag में कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या कहोगे? वी कांट स्टोर। जैसे AgNO3 को डालोगे, कॉपर Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो डाटा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे बोलो ना, पहले ये लाइन लिख लो सारे लोग जल्दी से। आंसर समझ में आया? वी कांट स्टोर बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बोलो बोलो बाबू लोग। अरे नगमा, स्वालिहा, शमीम, अदीबा, राबिया, मुत्तहरा, any solution can be stored in particular vessel when no reaction will take place between them। अरे बोलिए, लिख लिया? अब देखिए, तो यहां पर इसका आंसर है वी कांट स्टोर। मैं इस पर आप ऑब्जेक्टिव दूंगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। रिएक्शन हो जाएगा।
एक और सब्जेक्टिव का आंसर दो। हाँ बोलो बोलो जुनैद बोलो। अरे फोन बिहारी आता रहता है जाता रहता है क्लास से ज्यादा। अरे किसी को डाउट है जल्दी पूछे, ये सब कुछ। अरे यार ये जनरल व्यूज है इसलिए क्वेश्चन करा, तुम तो ऐसा डाउट पूछ रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर में देख लो, चेक कर लो। जैसे बिहारी ऐसा हमको लगा कोई नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। चुप, कुछ भी के लिए कंसेप्ट यही है। जैसे सुनो, कैन बी स्टोर FeSO4 सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल। बताओ सारे लोग, यस या नो। तो तुम सिल्वर और आयरन का सीरीज देख लो। छापा में आता है सिल्वर, ऊपर आता है Fe। हाँ, स्टोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बोलो। हो जाएगा, हाँ वेरी गुड मरियम, यस हो जाएगा। वी कैन स्टोर। क्यों? क्यों जिसमें रख रहे हैं ना वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। यहाँ किसको रख रहे थे? एजी तो कॉपर मोर रिएक्टिव था। यहाँ किसमें रख रहे हैं? सिल्वर। सिल्वर नीचे आता है, नीचे। आयरन ऊपर है। वी कैन स्टोर। क्यों? बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। बताओ बताओ, समझ में आया? अरे बोलो बोलो, आया समझ में? कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। जिस वेसल में रखोगे वो चेक कर लोगे कि वो मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। हाँ ऑब्वियसली, ये वो एक आदमी पूछ रहा है थोड़ा भी रिएक्टिव हो। अरे थोड़ा मोरा क्या होता है? रिएक्टिव है, चाहे सादा हो कम हो रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा हो फलाना हो, ऐसा ऐसा डाउट पूछता रहेगा था कहीं का। थोड़ा हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर में चेक कर लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर में चेक कर लो, थोड़ा मोड़ा क्या होता है? थोड़ा पूछ रहा है। थोड़ा सर, थोड़ा भी रिएक्टिव, एक पूछ रहा है कि स्टूडेंट थोड़ा भी रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन तो हो ही जाएगा, भले कम हो। रे गुंडा, वही तो बताया जा रहा है। सीरीज में चेक कर लेना है। सीरीज में टॉप कौन है बॉटम कौन है, ऐसा ऐसा पूछ रहा है भाई। ओ माय गॉड। थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ आयशा अमन क्या पूछ रही है भाई? थोड़ा 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 मोड़ा। अरे ये आयशा कौन है भाई? ये क्या पूछ रहा है? इनका क्वेश्चन भी अजीबो गरीब होता है भाई। FeSO4 को पूरा क्यों नहीं कंसीडर? FeSO4 क्या बताया गया? FeSO4 भाई, FeSO4 में हम आयरन को देखेंगे और सिल्वर मेटल को देखा जाएगा। FeSO4 डालिएगा, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर सॉरी लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन होगा नहीं। आपको आयरन, अच्छा बताइए रिएक्टिविटी सीरीज में Fe लिखा रहता है कि FeSO4 लिखा रहता है? Fe तो लिखा रहता है ना। तो Fe से मतलब है, हाँ, इस सॉल्यूशन से मतलब, किसका सॉल्यूशन है उससे मतलब है बस। थोड़ा मोड़ा, यू नो थोड़ा मोड़ा। एक क्वेश्चन और करो, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा मोड़ा आ जाएगा। थोड़ा मोड़ा, थोड़ा मोड़ा। can be stored, can be stored जिंक सल्फेट। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल, जल्दी बताओ।
गधा कौन आ रहा जा रहा, गधा पागल। चलिए लिखें, देख लो कॉपर और जिंक को चेक करो। हाँ हाँ, ये कॉपर है तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, वेरी गुड। कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए स्टोर हो पाएगा। एक मिनट, तो देखो सारे लोग, तो थोड़ा देखिए, थोड़ा मोड़ा नहीं चेक करना है, थोड़ा मोड़ा चेक नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा। तो क्या लिखेंगे, वी कैन स्टोर बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन जिंक सल्फेट, रिएक्शन होगा ही नहीं। बोलिए बोलिए, आगे बढ़ें, अरे बोलो आगे बढ़ें। तो अब इसी पर एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं मैं। इसी पर एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं। तो तुम्हें पता चला कि यहाँ रिएक्शन जिस सॉल्यूशन को किसी भी पार्टिकुलर वेसल में रखोगे तो हम उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें ना थोड़ा चाहिए ना कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। ओके, माशाल्लाह। आपको एक वैल्यू दी, अच्छा चलो, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो वैल्यू दी हुई है, ई नॉट ए जी 0.80 वोल्ट, ई नॉट सी यू प्लस, बातचीत नहीं करो, सी यू +2। शाहिद तुम बाबा करते रहो, तुमको पैसा मिला है ना ऑर्किड की तरफ से, तुम बाबा करते रहो, बाबा उसी के लिए आते हो। इसको ऑर्किड से पैसा मिला है भाई, आजम सर ने इसको पैसा दिया है कि तुम आओ और बाबा करो। पहला ऑप्शन HgCl2, HgCl2 ऑप्शन पे टिक लगाना है। चलो बताओ कौन, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, सारे स्टेटमेंट को देखो कौन कौन सही है कौन रॉन्ग है। क्या HgCl2 को कॉपर में रख सकते हो? तो कॉपर, कॉपर ऊपर है, कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, ये गलत है स्टेटमेंट। CuCl2 को Ag वेसल में रख सकते हो, रख सकते हो, बी सही, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है। जो थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट था ना, जिसका थोड़ा मोड़ा, वो देख ले, 4 दे दिया, 4 क्वेश्चन।
देख ले बाबू, बउआ देख लो, कॉपर वेसल, इसको भी स्टोर कर सकते हैं। देख लो बाबू, देख लो, क्या डी सही है? डी डी हाँ, चलो चलो आप न्यू टॉपिक पर आओ। यहां तक सबको समझ में आ गया? देखो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से पढ़ो, बोर्ड लेवल पर भी देगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का दे देगा स्टेटमेंट। अच्छा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और करो, वो अलग टाइप का है, अगर कर दोगे तो समझेंगे तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो। एक लास्ट क्वेश्चन करो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये आपको पता चलना चाहिए कि फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी जो आपको मैंने पढ़ाया था। तो नंबर वन लिखिए, ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ई नॉट माइनस 0.24 वोल्ट। नंबर 2, बी प्लस ई एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बी में कन्वर्ट हुआ, ई नॉट 1.25 वोल्ट। थर्ड लिखो, चलो बताओ, ई नॉट से किसका कॉम्बिनेशन ज्यादा वैल्यू देगा? ऑप्शन को देखकर चेक करो, 1 एंड 3 किसका किसका, जल्दी बोलो। हाँ सोचो सोचो, 60 सेकंड सोचो। 1 एंड 3, 1 और 3 तो नहीं आ पाएगा। ये आधे घंटे को चाय दे देना यार। बी आंसर। देखो इसको, ई नॉट से इसका बहुत ज्यादा आएगा, ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट,
125 माइनस 1.25 जोड़ोगे तो ज्यादा आएगा बनिस्बत और कॉम्बिनेशन से। बोलो आया समझ में? ये हायर एसआरपी है तो कैथोड, ये लोअर एसआरपी है तो एनोड, इसीलिए सबसे हायर को लोअर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा। बोलो बोलो आया समझ में? चलो अब न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है। सारे लोग लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल खत्म, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो शुरू का 2-3 बेसिक बात शाहिद यहां से ध्यान दो। The cell which converts ये जस्ट उल्टा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी which convert electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell। अब तुम पढ़ चुके हो कैसे क्यों, तो तुम पढ़ चुके हो द प्रोसेस of decomposition of salt in molten एक मिनट इसको हटाओ, अच्छे से लिखो। सेकंड पॉइंट, the process which causes the chemical change। केमिकल चेंज कैसे होगा? वही बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। द प्रोसेस व्हिच कॉजेस द केमिकल चेंज बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू molten state or in aqueous state is called electrolysis। ये तो 9th-10th में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इसीलिए कहा गया करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब तुम लोग सारे लोग बताओ, यहाँ करंट देंगे लगातार, वरना ये इसलिए इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। अगर करंट नहीं देंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। गैल्वेनिक सेल में क्या था? मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे, अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो वो था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, करंट की जरूरत है, तो यहां ध्यान दें। पहली ये बेसिक बातें आप जाने। मोल्टेन का मतलब हुआ कि NaCl सिर्फ अकेला है मोल्टेन स्टेट में। एक्वस का मतलब हुआ कि भाई ये इसमें वाटर भी है,
NaCl मोल्टेन का मतलब अकेला, वो आगे आएगा तो बताया जाएगा। चलिए, बिहार 9th 10th नहीं पढ़ाएगा कुछ। थर्ड पॉइंट डालिए, इन दिस सेल नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs, therefore डेल्टा जी पॉजिटिव। कोई भी पूछे डेल्टा जी का साइन बोलो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव। डिफिनेशन से ही साबित है कि करंट देना पड़ेगा। इन दिस सेल generally inert metal में Au और प्लेटिनम, लेकिन उसमें भी प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। इनर्ट मेटल acts as मेटल इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड जनरली इनर्ट मेटल का होगा। एक्टिव भी हो सकता है, मैंने जनरली का वर्ड लिखा, एक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर्ट मेटल है, उसमें भी सबसे ज्यादा प्लेटिनम, जो कि गोल्ड में पैसा चाहिए, गोल्ड खरीदने में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो प्लेटिनम जनरली। पहले बताओ यहां तक जो बेसिक बातें थी वो क्लियर हुई हैं? शाहिद, आप सुनो अच्छे से। इसमें अब देखो, इसमें दो टॉपिक अब पढ़ा जाएगा, गौर से सुनो अच्छे से। एक में थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूमेरिकल है, बेस्ड है। गौर से सुने अच्छे से, इसलिए कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट, मंडे सारी क्लास इंपॉर्टेंट। इसमें इस वाले पार्ट में दो ही टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए सारे लोग, अगले हफ्ते तक, संडे तक, ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 99.9% खत्म हो जाएगा। उसका इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स, यहाँ देखें, लिखना मत। इसमें पहला टॉपिक आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका क्या मतलब है? इसको दूसरा नाम क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इस पर खुद एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, और से सुने इसका मतलब। क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, कितना बना। तो कितना बना उससे पहले ये पढ़िए क्या बना। समझा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड और एनोड पर कैसे प्रोडक्ट बनता है। जैसे फर्स्ट कीजिए, अभी मैं लिखिएगा ना, ये टॉपिक लिख लिया, फर्स्ट कर लिए। इस टॉपिक का एक थोड़ा सा मिसाल लीजिए आप। मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, कैथोड नेगेटिव, बाकी वही चीज, कैथोड पर रिडक्शन
और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। प्लीज सारे लोग सुनिए, अगर आप इसमें मोल्टेन NaCl को आपने रखा, सारे लोग सुनो, और करंट पास किया, तो बताओ NaCl क्या होगा, आयंस में ब्रेक होगा। लिखना नहीं है, सारे लोग सुनो, इस टॉपिक का मतलब तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। जब करंट पास करेंगे तो कंपाउंड आयंस में ब्रेक हुआ। अब ये प्लस है तो ये किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, कैथोड नेगेटिव है, और ये किधर भागेगा, एनोड की तरफ। तो आपको यही लिखना है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। देखो कैथोड पर रिडक्शन, Na+E सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लोरीन कहां जाएगा, एनोड पर, तो Cl2 गैस बनेगा। तो क्या प्रोडक्ट बना, सोडियम Cl2। तो यहां तो आसान है, क्यों, एक ही आयन है, एक ही आयन, एक ही आयन है, यही कैथोड पर जाएगा, एक ही आयन है, यही एनोड पर जाएगा। लेकिन पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। इसी यही पढ़ेंगे, क्राइटेरिया, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। प्लस नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस एनोड की तरफ जाएगा। तो सर ये तो आसान है, आसान तो है, गौर से सुनिए। अब दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्लीज सुनिए अच्छे से, Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सोडियम में कन्वर्ट हुआ, Cl - Cl2 2e। जैसे गैल्वेनिक सेल में हम लोग सेल रिएक्शन लिखते थे, यहां भी सेल रिएक्शन लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। 2Na+, 2Cl- 2Na+। तुमसे कोई भी पूछे कि Na+ और Cl- कंबाइन करके क्या बनाता है, NaCl, क्या यहाँ पर NaCl बन रहा है, नहीं। क्यों, ये फिजिबल नहीं है। अगर ये स्पॉन्टेनियस होता तो NaCl बनता, लेकिन देखो क्या बन रहा है, Na+, Cl-, Na+Cl, therefore it is non-spontaneous। सेल रिएक्शन इस बात को साबित किया कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसीलिए इसमें डेल्टा G पॉजिटिव। बताओ ये वाला फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। अगर कोई डायरेक्ट आपसे पूछे कि Na+Cl- क्यों बनाता है, तो आप बोलेंगे NaCl बनाता है। लेकिन यहां देखो, Na+ कैथोड पर हुआ, दोबारा समझो, ये कैथोड पर है, Cl- एनोड पर गया, तो हम लोग लिखेंगे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिलाकर, 2Na+ 2Cl-। NaCl नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, 2Na+Cl। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस होता तो NaCl बनना चाहिए था। यही चीज मैंने समझाया, इससे ये साबित हुआ कि भाई यही चीज टॉपिक अब पूरे चैप्टर में पढ़ना है। एक तो थ्योरी से भी क्लियर है कि करंट पास किया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा, ये रिएक्शन से भी समझिए, रिएक्शन भी साबित कर रहा है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अब आपको पूरा लेक्चर कल का इसी पर होगा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट बनता है। और से सुनिए, लिखिएगा नहीं, अभी तो मैं लिखा ही नहीं रहा हूं। लेकिन जब मुकाबला कब होगा, जब एक्वस NaCl है, तो यहां NaCl भी है और वाटर भी है। अब मुकाबला होगा, H+ भी कैथोड पर जाएगा और Na+ भी जाएगा। अब यहां पर इसीलिए प्रोडक्ट ये सब पर आया, मोल्टेन में कोई मुकाबला नहीं,
एक्वस में मुकाबला, लड़ाई होगी। जब केटायन एक से ज्यादा होगा, ये भी कहेगा हम भी जाएंगे, ये भी कहेगा हम भी जाएंगे, तो जीत किसकी होगी? तो जिसका एसआरपी ज्यादा। क्यों? कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो जिसका एसआरपी ज्यादा वो कैथोड पर जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दिया गया। बताओ दोनों में किसका एसआरपी ज्यादा है? बोलो बोलो। H प्लस नीचे है, Na प्लस ऊपर है, बताओ किसका एसआरपी ज्यादा है? H। तो इसकी जीत होगी। विंस द मैच, विंस द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीतेगा ये। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई गई। डाटा नहीं पूछेगा डाटा कितना है, बस बताना है कौन ऊपर कौन नीचे। इसलिए स्कूल के एग्जाम में पूछेगा, why during the electrolysis of aqueous NaCl sodium is not formed at cathode? तो कहिएगा because if the solution contains more than one cation, then the cation with higher SRP gets preferred at cathode. Since SRP of H plus is higher than Na plus, therefore sodium is not formed. इसलिए यही टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस? एनोड कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस टॉपिक में बताया जाएगा। बोलिए, टॉपिक का मतलब अब समझ में आया? डिटेल तो पढ़ेंगे, मतलब समझ में आया दो एग्जांपल से? तो ठीक है। पिछले क्लास में, हाँ एक बात सुने, पिछले क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि आप खराब हो चुके हैं, कि आपकी आदत खराब हो चुकी है, इसीलिए मैं आज आपको 7 मिनट पहले छुट्टी दे रहा हूं कि जब तक आप पानी पी लें, चाय पी लें और आजम सर की क्लास कर लें। बाखुर तवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।